मेरा नाम मोहिनी है। हमारे नाना जी का बहुत बड़ा घर था जिसमें हम सब एक ही साथ रहते थे। हमारे दादाजी मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा ने लव मैरिज किया था, इसलिए हम अपने नाना के घर पर ही रहते थे। यहाँ पर मेरे पापा और मेरे एक मामा रहते थे। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक के कारण मर गई थी। मामा भी किसी काम के लिए शहर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और मामू भी इस दुनिया में नहीं रहे। घर में मैं और मामी के बच्चे और नाना जी हम सब रहते थे। नाना जी अब मेरे पापा को ही अपना बेटा जैसा करते थे, लेकिन इस घर में नाना का ही हुक्म चलता था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे और एक नौकरानी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम मालती था। वो कहती थी कि मेरा असली नाम संगीता है, लेकिन संगीता मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर मालती रख लिया। जैसे खूबसूरत लड़की का नाम मालती ही होना चाहिए था। वह थी तो एक नौकरानी, लेकिन तेवर महारानी के जैसे थे। मालती बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी और इसके पीछे मेरे नाना जी का हाथ था। वो मेरे नाना जी की चहेती थी। मेरे नाना का सारा काम वही करती थी। मेरे नाना बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, तो उन्हें दवाई देना, खाना खिलाना, उनके कमरे की साफ़ सफाई करना और जब वो अकेले हो तो उनके पास बैठकर बातें करना, ये सारे काम वही करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तुम लोगों का क्या फ़ायदा, इनकी उम्र है, उसमें तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। जब वो कल को इस दुनिया से चले जाएंगे और सारी दौलत शीतल के नाम कर देंगे, तब तुम सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। मेरे मामा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए पापा को फिक्र सताती थी कि नाना जी की सारी दौलत इन लोगों में बढ़ जाएगी और मेरे पापा को कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा बचे कुचे वो पैसे वैसे भी हम दोनों की शादी में लग जाएंगे। इसलिए वह परेशान रहते थे। लेकिन हम नाना के पास बैठते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नाना जी अजीबो गरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानती तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। मालती उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मालती कमरे में होती तो उनके कमरे से हंसने की आवाज़ें आती। मालती के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वो अंदर बैठी थी, मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे नाना जी के हाथ में ढेर सारे पैसे थे और वो पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम 50,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मेरे नाना जी कहने लगे कि ये इसकी तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 1,000 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा 1,000 में आता ही क्या है, नौकरानी को 50,000 दे रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 50,000 नहीं थी और अपनी पोती के लिए 1,000 रुपये हैं। पापा कहते हैं नाना के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। जब इनके ऐसे हालात है तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें? मैं बाहर आ गई और अपने पापा से टकरा गई। वो मुझसे पूछने लगे, कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह हैरान रह गए और पूछने लगे, ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि यह इनकी तनख्वाह है। तो पापा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया, 25 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते। और दूसरी बात कि मालती की हर महीने की तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये है, तो फिर पापा ने इसे 50,000 रुपये क्यों दिए? मेरे पापा गुस्से में आ गए। मेरे पापा नाना को अपने पिता से भी बढ़कर मानते थे। उनको यह सब जानकर इतना गुस्सा आया कि वो खुद को नाना जी के कमरे में जाने से रोक नहीं पाए। मैं भी पापा के पीछे पीछे जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। पापा ने सवाल करना शुरू कर दिया तो नाना जी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मुसीबत आ गया था, इसकी बेचारी माँ बीमार थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद करवा दी। क्या किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरते मरते कोई नेकी कर लूँगा, तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि ये पैसे भी तुम लोगों के मुंह में चले जाएं? तुम लोगों से मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, जब मुझे किसी से बात करनी होती है, तो तुम लोग मेरे पास आकर ना बैठते हो, ना ही तुम्हारे बच्चे। तो सिर्फ मैं क्या करूं?
पापा तो शर्मिंदा ही हो गए। मुझसे कहा, अगर नाना के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पापा बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और वो सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक और ख़बर सुनाई, जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी, वह 13 साल की थी और मेरी उम्र 21 साल थी। इसलिए मैं और पापा आपस में बातें करते आ रहे थे। पापा ने मुझसे कहा, तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं ध्यान दूंगी। पापा ने मुझे बताया कि मालती ज़रूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही है, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर उसका भाई मिला जो अपनी दवाई लेने आया था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है? तो वो मुझसे कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी माँ को तो गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसने नाना से अपनी माँ की बीमारी का झूठ बोलकर पैसे लिए थे, जबकि इसकी माँ तो इस दुनिया में ही नहीं है। पापा ने कहा कि यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से एहतियात करना और इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आई। हमारे नाना के घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करती थी और मेरे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज़ें मिलती थी। वापसी में मैं उनका किराया भी दे दिया करती थी। वह नौकरानी को देखकर कहने लगी कि ये कौन है। मैंने कहा कि यह नौकरानी है, तो वह कहने लगी, कैसी बातें करती हो नौकरानी, और ये इसने जो सूट पहना है वह 16,000 का है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं कहने लगी, वाकई? तो उन्होंने मुझे नीट पर देख कर बताया कि वह सूट 16,000 का है और यह नया नया मार्केट में आया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस सूट को ख़रीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 16,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो ये देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर आ रही है। वह सारे घर में ऐसे फिर रही थी जैसे इस घर की मालकिन है। इसे सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता था। इसे सिर्फ किचन में खाना बनाना ही होता था। वो खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही नाना जी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह नाना जी के कमरे में ही थी और कमरे में से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा मैं भी तो देखूं, ऐसी क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है। कहीं नाना प्यार तो नहीं लुटा रहे हैं और ये नौकरानी उठाए जा रही है। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मुझे दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी, लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरी जान निकल गई कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, दरवाज़ा खुला ही नहीं। और वो हंसने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैंने फ़ौरन पापा को कॉल की और ये सब कुछ उन्हें बता दिया। पापा भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा इसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन ब दिन हम सबके सर पर सवार होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर फिरने का अंदाज, इसके पास ऐसा कोई रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। इसने कुछ ऐसा कर लिया था जिसका हमें पता नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। अब वो हमारे सामने दंदनाते फिरती थी। अब तो वह हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं दूध का गिलास पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास टूटकर गिर गया और दूध जमीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि यह साफ कर दो। वह खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा, यह रहा कपड़ा, लो साफ कर दो। भला कौन सी नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हो और आप उसे पैसे दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी नौकरानी से लड़ाई हो गई। मैंने कहा, नौकर हो तो नौकर ही बनकर रहो। मैंने तुमसे काम करने को कहा है, तुम मुझे बातें सुना रही हो। उठाओ कपड़ा और ये सारी गंदगी साफ करो। तो कहने लगी, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, जो गलती खुद की है उसे खुद साफ करो। उसने मेरे साथ बहस कर ली और उसने वह साफ ही नहीं किया। फिर बाहर से चापरासी अंदर आए। उन्होंने वो देखा तो साफ कर दिया, जबकि उनका काम नहीं था। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने यह बात पापा को बताई और कहा कि नौकरानी को घर से निकाल दें। पापा
पापा ने कहा ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना ही चाहिए। पापा ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह उसे दी और अगले महीने की तनख्वाह भी दे दी और उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। वह जाने के बजाय मेरे नाना जी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी, तो मैंने कहा कि वह सो रहे हैं, जबकि वह सो नहीं रहे थे। कहने लगी, अच्छा मेरा कोई सामान अंदर पड़ा है। मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज़ है, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। तो कहने लगी, नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तो मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं। वह हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह उस कमरे में जाए, लेकिन हम बाप बेटी ने भी उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ, और फिर वो चली गई। हमने चैन सुकून का सांस लिया और सोचा कि यह काम हमने पहले क्यों नहीं किया था। वो नौकरानी तो हमारी नौकरानी ही, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती या तो बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते जाते ही रहते हैं। पापा ने कहा कि कोई और नौकरानी ढूंढते हैं जो खाना बनाया करे, और इस दफ़ा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊँगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। मालती को घर से निकाल कर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी मालती को गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि रात हुई थी और नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा ने कहा शायद इनका वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सब नाना जी के पास पहुंच गए। उनके सिरहाने बैठे थे। वह काफ़ी देर से बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे ही उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। पापा बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया था, डॉक्टर भी घर में ही मौजूद था। मामा के बच्चे भी आ गए थे, सब उनके पास ही खड़े थे, चारपाई की तरफ देख रहे थे। सब आसपास बैठे थे। मेरे नाना को चारपाई पर ही नींद आती थी। उन्होंने अपना जुबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मालती कहाँ है। वो बार बार यही पूछने लगे। हम सब लोग खामोश हो गए। मामी ने कहा पता नहीं कहाँ गई है, इस टाइम तो घर पर ही होती है। तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है। इतना ही कहना था कि मेरे नाना जी ने मेरे पापा की कलाई को ज़ोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला है। हम सब लोग हैरान हो गए। इसको बुलाने से आपका क्या मतलब है? आपको कोई मसला है तो हमें बताएं। डॉक्टर वहाँ पर खड़ा है। तो वह कहने लगे कि नहीं, मुझे मालती की ज़रूरत है। यह सुनकर सबने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। नाना किस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्होंने इतना शोर डाल रखा था, रात के 1 बजे, और बस एक ही रट लगा रखी थी कि मालती को लेकर आओ, मालती को लेकर आओ। मजबूरन मेरे पापा को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आना पड़ा। पापा ने वापस आकर बताया कि वो बहुत नखरे दिखा रही थी, कि कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम मुझे लेने के लिए आ गए हो। वो बहुत बुरी हरकतें कर रही थी। उसके आने की देर नहीं थी कि नाना जी बिल्कुल ठीक हो गए। वो नाना का हाथ पकड़कर बैठ गई। सारे घर वाले हैरान हो गए और मैं कहने लगी कि हमारे घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पापा ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वो तुम सबने देखा है। अब तुम यह बताओ कि हम सब क्या करें। मैं तो बहुत परेशान हो गया। नाना जी के सामने पापा ने अपनी इमेज खराब कर दी। वह ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनको जान से मार डालेंगे। मालती के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नाना जी ने फ़ौरन से पैसे निकालकर उसे दिए और कहा कि तुम्हारा रोज़गार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इधर ही हूँ, मैं अभी मर नहीं रहा। जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो वो लोग कान खोलकर सुन ले कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। पानी सर से गुजर चुका था। अब तो सब घर वालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। एक नौकर का घर के मालिक से इतना करीब होना सही नहीं है। मैंने सबको यह भी बताया कि जब मालती अंदर जाती है तो अंदर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और मामी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा कर ही जाएंगे। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? पापा ने कहा तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था वो कर चुका। तभी मालती की आंखों में जाते हुए भी जीत की खुशी थी। उसे पता था कि हम वापस आ जाएंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामलात मैंने अपने हाथ में लेने का सोच लिया। मैंने कहा मैं देखूंगी कमरे में होता क्या है। मैं मालती के कमरे में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी और उस पर अमल करना चाहती थी। वैसे मैंने गलती करी, मुझे यह बात पापा
पापा को बता देनी चाहिए थी, लेकिन पापा मुझे यह काम कभी नहीं करने देते और मैं बड़ी बहन बनकर सबका मामला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब मालती किचन में काम कर रही थी तो मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और चपरासी से कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। चपरासी अंकल बचपन से ही मेरे साथ खेला करते थे, वो मेरी बात मानते थे। मैं उस नौकरानी के कपड़े पहनकर नाना जी के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। वो मुझे देखकर समझने लगे कि मैं मालती हूँ। दरवाजा भी मैंने अंदर जाकर बंद कर दिया। नाना जी कहने लगे, ये क्या, आज तुम दुल्हन बनकर आ गई हो, क्या हो गया है? तो मैंने आगे से सिर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा अच्छा, आज तुम दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उनके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई। फिर इसके बाद इस कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने कहा, समर की दुल्हन होना, समर जल्दी आ जाएगा, मैं जब तुम लोगों की शादी करवा दूंगा और यह काम करके ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। समर कोई और नहीं, मेरे मामा का बेटा था और शायद उसका चक्कर मालती से चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करने वाले थे। नाना जी को इस बात का पता था। मालती इस घर की रानी बनने वाली है, यानी कि खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती? मैंने नाना जी से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आवाज़ थोड़ी बदल गई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी सांस फूली फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने फौरन कपड़े बदले और चापरासी से पूछा, इसका पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वो अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैंने खुद खोला। मैंने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन किसी को पता नहीं चला। मैं पापा का इंतज़ार करने लगी। उनको कॉल किया, वो किसी काम में व्यस्त थे। रात को जब वह घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने पापा को सारी बात बताई तो यह सुनकर वह भी हैरान रह गए। पापा ने सारे लोगों को बताया और जब मामी को यह बात पता चली वो तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं था। समर को बुलाया गया। सब मामी के कमरे में इकट्ठा हुए। समर ने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादाजी को भी पता है। आपको शायद नहीं पता कि दादाजी ने हाँ कर दी है और वसीयत भी कर दी है कि हमारी शादी होगी, चाहे वह इस दुनिया में ही रहे या ना रहे। पापा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? सारे घर वालों ने मिलकर समर को समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। वह कहने लगा कि वह नौकर है तो क्या हुआ, यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दादाजी मेरे साथ हैं। और वो भी नाना जी के साथ जाकर मिल गया और नाना जी ने दूसरे दिन यह ऐलान करा कि अगले 3 दिन में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसकी शादी करवा कर ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। इसका बाप इस दुनिया में नहीं है। मामी बेचारी रोकती रह गई। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की शादी हो गई। घर में सजावट भी करवाई गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन असल बात यह थी कि नाना जी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दिया। वो ये कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा समर और मालती के नाम कर दिया। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे घर का एक शख्स उनसे मिला हुआ था। इस बारे में हम कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने नाना जी की खिदमत कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते और उन्हें वक्त देते तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन कुछ भी हो, समर और मालती तो अपनी किस्मत चमका गए। नाना जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जायदाद से हमें जो हिस्सा मिला बस इतना ही कि हमारा गुजारा चलता रहे। मालती और समर दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए। वो ना ही हमसे मिलते और ना ही बात करते। मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती और वह इस कमरे में ही रहते जहाँ पर नाना जी रहते थे। मैं अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। मेरे पापा कहते हैं पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सब ख़ानदान को यह याद रहेगा। इस ख़ानदान में कोई मालती नाम की लड़की आई थी जिसने हमें जलील करके छोड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।